ये वायरल क्लिप अभी तक तो देख ही लिया होगा। मोदी जी हमें घर ले आएंगे, वॉर रुकवा दी पापा। एक्चुअल में यह वीडियो क्लिप बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन के लिए बनाया गया था, जिस पर ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में बोला कि मोदी जी से मणिपुर हिंसा तो रुक नहीं रहा, चले हैं रूस यूक्रेन के बीच वॉर रोकने के लिए। पर इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो बात की बात है, पर क्या वाकई में इंडिया का डोमिनेंस इतना ज्यादा बढ़ रहा है पूरी दुनिया पर, ये जानना बहुत दिलचस्प होगा और वीडियो को पूरा देखने के बाद पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। देखो, हाल ही के पिछले कुछ सालों में इंडिया इंटरनेशनल हायरार्की में पूरी दुनिया में एक सुपर पावर के रूप में उभरता नजर आ रहा है। जैसे 4 दशकों में चीन एक उभरता देश बनकर आया और उसके साथ साथ भारत ने भी काफी ऊंचाई हासिल कर लिया है, जिसके कारण वर्ल्ड की इकोनॉमिक पावर का सेंटर रहने वाला यूरोप और अमेरिका से हटकर एशिया की ओर ट्रांसफर होने लगा है। और साथ ही साथ एशिया के इन दोनों सुपर पावर के उभरने के कारण सही शब्दों में कहें तो एशिया शताब्दी की शुरुआत होने लगी है। इस डिकेड में एशिया की सुपर पावर कंट्री न केवल इंटरनेशनल मुद्दे की रूपरेखा को डिटर्मिनेशन एंड डायरेक्शन करेगी, बल्कि फाइनली उसे डिफाइन भी करेगी। लेकिन इतनी पोटेंशियल और बढ़ती पावर के बावजूद भारत अक्सर आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन में फंसा रहता है और यही कारण है कि इंडिया के ब्राइट फ्यूचर और रियलिटी में अंतर देखने को मिलता है। हालांकि भारत सुपर पावर बनने के प्रोसेस में मेजर पॉइंट्स पर खरा उतरा है, पर इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में डोमेस्टिक मुद्दों के कारण भारत कमजोर पड़ जाता है। पर वहीं ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत की बढ़ती भूमिका के कारण इकोनॉमिक सेक्टर में सफलता मिल रहा है। 1990 से लेकर अब तक 6.5% की रिमार्केबल ग्रोथ रेट बनाए रखने के कारण भारत आज कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की गति से जापान, जर्मनी और रूस जैसे बड़े इकोनॉमिक कंट्री से भी आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3rd लार्जेस्ट है परचेसिंग पावर पैरिटी में। भारत से आगे चीन और अमेरिका ही है और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लागू करने के बाद अगले 20 साल में भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी परचेसिंग पावर में और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से बन जाएगी। और फिलहाल अभी भारत में लोकसभा इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन खत्म होने के बाद जो भी गवर्नमेंट की सरकार बनेगी उस गवर्नमेंट को भारत को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया की जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है उसको पूरी तरह से यूज करना होगा। इस समय इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कैपेबल नहीं है कि देश की ऊर्जा, व्यापार और कारोबार की जो भी बर्डन है उसके साथ साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के इफेक्ट को भी संभाल सके। पर वहीं हमारे देश में टैक्स कलेक्शन की बात करें तो हमारे देश में टैक्स कलेक्शन बहुत ही कम होता है। पूरी आबादी का 3% ही लोग टैक्स देते हैं। जबकि रोजगार की बात करें तो हर महीने वर्कफोर्स में 10 लाख लोग शामिल हो रहे हैं, पर लोगों को काम नहीं मिल रहा है और ये एक रियलिटी है हमारे देश में। अगर सुपर पावर के दूसरी मटेरियल के अकॉर्डिंग देखें तो भारत के पास विशाल और लगातार बढ़ती मिलिट्री पावर है, जिस पर भारत ने 2023 में $24.4 बिलियन खर्च किया और 2022 के मुकाबले यह 4.2% ज्यादा है, जो अमेरिका, चीन और रूस के बाद इंडिया अब पूरे वर्ल्ड में मिलिट्री पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला चौथा सुपर पावर बन गया है। और पिछले 3 दशकों में भारत हथियार खरीदने के मामले में सबसे बड़ा इंपोर्टर देश बन गया है और अगले 10 वर्षों में बड़ी मात्रा में हथियार खरीदने के समझौते पर साइन भी किया है। और जो एनालिस्ट हैं वो भी मानते हैं कि भारत 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मिलिट्री पावर देश बन जाएगा, जिसके कारण भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रेड सिक्योरिटी को देखते हुए इस प्रकार के एबिलिटीज के विकास से भारत की स्ट्रेटेजिक पहुंच लगातार बढ़ती जाएगी, जिसका उपयोग मोस्टली जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय और मणिपुर में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को रोकने के लिए और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। और इनकी तैनाती से भी पता चलता है कि भारत के पास कितनी बड़ी चुनौतियां हैं और इनका फैलाव कितने बड़े एरिया में है। जो अरुणाचल प्रदेश में 84,000 स्क्वायर किलोमीटर और अक्साई चीन में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में चीन के साथ विवाद से निपटने के लिए इनकी तैनाती की गई है। और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान और चीन ने जम्मू कश्मीर में 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर अपना दावा ठोका हुआ है। कुल मिलाकर भारत का 11% जमीन पर इन दोनों ने दावा किया हुआ है। इसके अलावा अलगाववाद, उग्रवाद और कम्युनल वायलेंस के कारण 1994 से लेकर 2022 तक 66,000 नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों और आतंकवादी अलगाववादी की मौत हो चुकी है। और अगर पॉपुलेशन रैंकिंग की बात करें तो भारत अभी दूसरा सबसे बड़ा देश है और 2030 तक चीन को पीछे करके पहले स्थान पर आ जाएगा। और मौजूदा वर्ल्ड रैंक को बनाए रखने के लिए उसमें सुधार लाना संभव हो जाएगा, क्योंकि भारत अभी अमेरिका, चीन की तुलना में कहीं अधिक युवा देश है। और इससे यह साबित होता है कि भारत के पास वर्कफोर्स की इतनी बड़ी तादाद है कि कई दशकों तक अपनी इकोनॉमी और मिलिट्री स्किल्स को बरकरार रख सकता है। लेकिन ऐसी डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ से पोटेंशियल बेनिफिट तो है, पर अनडेवलप्ड रिसोर्सेज की वजह से कम हो जाता है। ऐसी विशाल और यंग पॉपुलेशन का प्रॉफिट तभी मिल सकता है जब इन्हें एजुकेट किया जाए। भले ही भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, लेकिन माइनॉरिटीज, लोअर कास्ट और वुमेन्स को राइट्स को पूरी तरह से प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। साथ ही ह्यूमन राइट्स के वायलेंस और करप्शन को रोकने वाले इंस्टीट्यूशन को पूरी तरह से ताकत नहीं मिल रहा है। और फिजिकल संसाधनों के अलावा भारत के पास सॉफ्ट पावर भी है और बॉलीवुड, इंडियन फूड, क्रिकेट और योगा का बर्थ प्लेस होने के कारण भारत आज पूरी दुनिया में एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है।
और इसके कारण भारत की पहचान लगातार बढ़ती जा रही है और फ्यूचर में चीन अमेरिका जैसे देश के साथ बराबर आने में भी कैपेबल हो जाएगा। और अगर हम भारत के निगेटिव एस्पेक्ट्स को देखें तो पाएंगे कि देश की इकोनॉमी, रीजनल साइज और पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाली सभी फैक्टर्स का साइड इफेक्ट्स रेगुलरली भारत के ग्लोबल रोल मॉडल की एस्पिरेशन को अफेक्ट करता है। हालांकि भारत सुपर पावर बनने के प्रोसेस में लगा हुआ है, लेकिन इंप्रेशन से नहीं लगता कि भारत एक सुपर पावर भी है और ना ही बिहेवियर से। इकोनॉमिकली इंडिया अभी इतना मजबूत नहीं है कि दुनिया भारत पर भरोसा कर सके। वैसे तो इस समय भारत 15वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और 8वां सबसे बड़ा इंपोर्टर देश है और संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान में इंडिया का 4था स्थान है और अंतर्राष्ट्रीय हितों को बचाने की क्षमता और उत्साह कम है भारत में, क्योंकि भारत अपनी इंटरनेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम से घिरा रहता है, जिसके कारण भारत अपनी शक्ति का यूज नहीं कर पाता है डिप्लोमेटिक मुद्दों को सुलझाने में। और इन सभी फैक्ट्स को देखते हुए जो लीडिंग कंट्री है वो भारत को एक राइजिंग सुपर पावर के रूप में मानते हैं, लेकिन रियल सुपर पावर के रूप में भारत पर भरोसा नहीं जताते। पर वहीं भारत के अंदर नेशनलिज्म की धारा बहने के कारण लोगों में यह विश्वास हो गया है कि भारत एक सुपर पावर बनने जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि भारत को अभी तक यूएनओ में वीटो पावर नहीं मिला है और इससे यह साबित होता है कि बाकी देशों ने अभी तक भारत को एक सुपर पावर कंट्री के रूप में नहीं एक्सेप्ट किया है। वैसे भारत में भी प्रैक्टिकल ढंग से सोचने वाले लोग यह मानते हैं कि भारत आगे चलकर एक सुपर पावर कंट्री बन जाएगा और ये जो आइडियोलॉजिकल सोच है वो खत्म हो जाएगा। मगर भारत की पब्लिक कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाई हुई है, क्योंकि रियलिटी यही है कि भारत अभी भी एक विकासशील देश ही है। और जो लोग मानते हैं कि महाशक्ति के नापने का स्केल शायद पुराना हो गया, तो मैं बता देता हूँ कि जैसे हिस्टोरिकली अमेरिका, रूस, ग्रेट ब्रिटेन जैसे देश अपने से बाहर निकलकर विश्व के बारे में सोचता या करता है, भारत जैसा विशाल देश नहीं कर सकता है फिलहाल। और इस मामले में चीन भारत के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। भले ही चीन के सामने पास्ट में बहुत सी प्रॉब्लम्स और अभी जो प्रॉब्लम्स रही हैं, इस समय इकोनॉमी का डाउनफॉल और कोविड के बाद बहुत सी कंपनी दूसरे देशों में शिफ्ट होना, फिर भी चीन ने इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है और स्ट्रेटेजिक मामलों में अपना एक मुकाम हासिल किया है। देखा जाए तो चीन भी एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ के अनेक लीडर नेशनलिज्म के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहे हैं। देखो, केवल पॉलिटिकल कारणों से ही चेंज नहीं आता है। वैसे तो चीन में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का डिक्टेटोरियल रूल रहा है और चीन को इसके अनेक फायदे मिलते हैं। अगर इस व्यवस्था को भारत के लोकतंत्र से तुलना करें तो इसमें बड़े बड़े पॉलिसी को अधिक तेजी से लागू किया जाता है और जो इकोनॉमिक गोल तय किया जाता है उसमें अंतर तो नहीं होता है, पर गति में बहुत फर्क पड़ जाता है और इसीलिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस में भारत चीन से कई दशक पीछे है। देखो, निश्चय ही भारत एक जेंटल कंट्री है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पेशेंस से काम लेता है और इंटरनेशनल लेवल पर इस सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करता है। और जिस तरह से भारत चुनौतियों का सामना करता है और भारत की जो पॉलिटिकल समझ और सोच है, उससे भारत के साथ साथ पूरे विश्व के लिए कारगर हो सकता है अगर बाकी देश इस चीज को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करे तो। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।